जय हिंद दोस्तों, यह बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। इसमें हम मेरा टॉपिक है सेल कोशिका। हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे। आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम जानेंगे जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान प्रकार एवं जनक। उसका जो जीव विज्ञान जो शुरू होता है जूलॉजी, जिसको जूलॉजी जो है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, पहला चैप्टर आता है कोशिका। तो हम कोशिका के बारे में जानेंगे, कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे, कोशिका द्रव क्या होता है, केंद्रिका, ये टाइपिंग गलत हो गया, केंद्रिका द्रव होता है। जीव द्रव क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दक जालिका, राइबोसोम, तारकाय, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सभी के बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे इसके बारे में लवक क्या होता है, जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जंतु को कोशिका में पाया जाता है। लवक का प्रकार जानेंगे, 3 प्रकार का होता है, इसको हम डिटेल जानेंगे। कोशिका का प्रकार जानेंगे, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर जानेंगे, गुणसूत्र जानेंगे, डीएनए, कोशिका विभाजन। और एक अंतिम टॉपिक आता है सिंड्रोम। क्या आता है, सिंड्रोम। कोशिका में इतना चीज़ हमको पढ़ना पड़ता है। इस वीडियो में हम कम से कम देख लेंगे यहाँ जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के अंतर तक। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, कोशिका विभाजन, उसके बाद सिंड्रोम। ये 3 वीडियो में कोशिका खत्म हो जाएगा। तो आज हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, आज हम देखेंगे कोशिका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान से लेकर और कोशिका के प्रकार तक हम इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के प्रकार पर हम आते हैं। चलिए देखिए, जीव विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते किसको हैं, तो जिसमें सजीवों का अध्ययन, जिसमें जो जीवित प्राणी है उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। जो जीव विज्ञान को जनक जो है वो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। देखिए, अब बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी जो है इसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी जिसको हम कहते हैं पादप विज्ञान। जूलॉजी में हमको जंतु एनिमल के बारे में पढ़ना पड़ता है, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। प्लांट में हमको पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बॉटनी में हम किसके बारे में हम पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में हम बॉटनी में पढ़ेंगे। और जूलॉजी में हम जंतु जानवर के बारे में, और मनुष्य भी जानवर के अंतर्गत आता है, वो भी जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब बात आता है जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी का जनक है अरस्तु, और बॉटनी का जनक है थियोफ्रस्टस, और जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। आप एक बात नहीं समझते होंगे, जीव विज्ञान का भी जनक है अरस्तु, अब जूलॉजी का भी, जीव विज्ञान का भी जनक है अरस्तु, और जंतु विज्ञान का भी जनक है अरस्तु। ये कैसे हो गया, तो शुरुआत में न जीव विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ ये जो जूलॉजी वाला जो पार्ट है, जो एनिमल वाला पार्ट है, इसी को ही रखते थे। बॉटनी का खोज नहीं हुआ था। बाद में एक वैज्ञानिक आए, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन को खोज किया। तब उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन को खोज करने के बाद उन्होंने पेड़ पौधे को भी क्या कर दिया, जीवित घोषित करके सिद्ध कर दिया। तब से जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। शुरुआत में जूलॉजी को ही कहते थे जीव विज्ञान, इसलिए जूलॉजी का जनक अरस्तु ही रह गया। जो जीव विज्ञान का जनक था अरस्तु ही रह गया, और बॉटनी का जनक अलग से आया, थियोफ्रस्टस। तो हम इस वाले जो हम प्ले लिस्ट बनाएंगे जीव विज्ञान फाउंडेशन पूरा, उसमें हम पहले कंप्लीट जान लेंगे जूलॉजी। उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, जितना भी आएगा उत्तक आएगा। उत्तक के अगर जो पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे जूलॉजी, तो उसमें केवल जंतु उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तब हम पादप उत्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जंतु
उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। ये जूलॉजी में जानेंगे, लेकिन पादप उत्तक हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे जूलॉजी। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर, जो जंतु विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर वो कौन आता है? सेल। पहले एक बार रिविजन कर ली। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, एनिमल का अध्ययन इसमें करते हैं। बॉटनी जिसको पादप विज्ञान कहते हैं, इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक आता है किस पे? तो सेल पर। किसका आता है? कोशिका का मेन अब हमारा स्टार्ट होता है। सेल जिसको कहते हैं मेन, इसका सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? बायोलॉजी का जूलॉजी से देखें तो सेल, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देखिए कोशिका जो है ना, ये शरीर की सबसे हमारी छोटी इकाई है। इसी से मिलकर शरीर बना है। कैसे? तो बात बुझिए, शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। ये आगे हम बताएंगे। शरीर कोशिका से मिलकर ही बना है। सबसे छोटी इकाई अगर ये पूछे तो वो क्या है? शरीर बनने के लिए सबसे बेहतर जरूरी क्या है? तो वो है हमारा कोशिका है। जैसे मान लीजिए घर बनाने के लिए सबसे बेसिक जरूरी क्या है? तो ईंट की ज़रूरत है। उसी प्रकार तो घर के लिए इकाई क्या हो जाएगा? ईंट। उसी प्रकार शरीर की इकाई माने शरीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है सेल, कोशिका है। कोशिका अगर ये नहीं रहता तो शरीर का निर्माण नहीं होता। हम बताएंगे कोशिका सिद्धांत में। चलिए देखिए सेल को क्या बताइए? शरीर की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। अब देखिए कोशिका हम पढ़ते हैं तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम होता है इसको हम कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाम साइटो। साइको नहीं, साइको माने पागल होता है, साइटो माने कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन तो बुझ गए। अब हम ये देखते हैं कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, किसने देखा? तो सबसे पहले खोज किया कोशिका को रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया। लेकिन जो खोज किया 1665 में किया। कौन? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन उन्होंने खोज जब किया तो वो मृत कोशिका माने मरी हुई कोशिका खोज कौन कर दिया? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम देखा कोशिका का, लेकिन 1665 में देखा और मरी हुई कोशिका का देख लिया। आप ही बताइए, कोई मरा हुआ चीज रहेगा तो उससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए? जीवित चाहिए। तो जीवित कोशिका का खोज पूछेगा। जीवित कोशिका को खोज तो वो क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1600 कब? तो 74 में। कब किया? 1674 में कब किया? कौन किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया। तो मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। और कब किया? 1665 में। जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। केवल हुक याद करें। मृत कोशिका खोज तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका खोज तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये हॉक है, ये हुक है। अब देखिए अभी ये आता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका अगर जब पूरा ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कहे तो सबसे बड़ी कोशिका किसका हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का जो आप अंडा देखते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका अगर जो हम कहें छोटी कोशिका तो वो होती है किसका? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा का जो कोशिका होता है, माइक्रोप्लाज्मा का, ये सबसे छोटा कोशिका है। सबसे छोटा कोशिका किसका है? तो माइक्रोप्लाज्मा का। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये तब हम देख लिए। अब हम देखते हैं
ये तो ओवरऑल बता दिए। अब हम देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव को जब बात आ जाए तो मानव में 3 कैटेगरी होता है। कितने कैटेगरी होता है जी? मानव में 3 कैटेगरी। पहले मानव में हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका के बाद देखेंगे हम बड़ी, उसके बाद हम देखेंगे मानव में सबसे छोटा कोशिका, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे लंबी कोशिका भी किस में देखेंगे? तो मानव में देखेंगे। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला मानव में देखेंगे बड़ी कोशिका, उसके बाद छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, उसके बाद छोटी कोशिका, उसके बाद लंबी कोशिका। जब बड़ी कोशिका की बात करें मानव में तो वो हो जाता है अंडाणु। क्या होता है? जिसको ओवम कहते हैं, ओवम हिंदी में कहते हैं अंडाणु। अंडाणु ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फीमेल में। किस में? स्त्रियों में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसको कहते हैं शुक्राणु। स्पर्म कौन है? स्पर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। ये किस में पाया जाता है? शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो वो मेल में पाया जाता है, मेल में। और सबसे लंबी कोशिका कहे तो वो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किसकी कोशिका? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किसकी कोशिका? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, किसमें? फीमेल में। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, तंत्रिका कंता। देखिए बड़ी में लंबी में अंतर नहीं समझते होंगे। देखिए ताजमहल, देखिए ताजमहल अगर जो बात करें, महल, और हम कुतुब मीनार का बात करें, कुतुब मीनार। देखिए आप ही बताइए, ताजमहल बड़ा है या लंबा है, या कुतुब मीनार बड़ा है या लंबा है? तो देखिए ताजमहल बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार को आप बड़ा नहीं कहिएगा, इसको लंबा कहिएगा। ताजमहल क्या है? बड़ा है, और कुतुब मीनार लंबा है। तो जो लंबाई में रहेगा तो लंबा होगा। तो सबसे लंबा कोशिका किसकी है मानव में? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और ताजमहल से क्या याद करिएगा? बड़ा। ताजमहल बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है। तो ताजमहल बड़ा हो गया। तो बड़ा कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाए, ओवम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, फीमेल पाया जाता है। छोटी कोशिका शुक्राणु, जो किस में पाया जाता है? शुक्राणु तो पाया जाता है मेल में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, इसका एक अलग चैप्टर ही है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। आगे हम देखते हैं, एक कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, पुनर्निर्माण करने की। आज कहीं भी कोशिका टूट फूट गया तो उसमें पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। किस में? तो कोशिका में होती है। कोशिका में क्या होते हैं? तो पुनर्निर्माण करने की क्षमता। तो एक होती है, पूछेगा आपसे, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे धीमा, माने नहीं होता है, बहुत माने होबे नहीं करता है, कहने का मतलब। तो सबसे तेज कहे तो वो होता है लीवर में। कहाँ कोशिका विभाजन होता है सबसे तेज? लीवर में। और सबसे धीरे तो ब्रेन में। सबसे कम किस में नहीं होता है? ब्रेन में, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज विभाजन कोशिका लीवर में, और सबसे धीमा तो ब्रेन में। ये अब हम देख लिए। अब हम इसका अंग के बारे में देखते हैं, कोशिका के अंग के बारे में अब हम देखते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका, ये क्या है? तो ये कोशिकीय संरचना है। देखिए कोशिकीय संरचना देखिएगा तो बाहर से आपको ये देखिए कोशिका, इसको हम डिटेल से अंदर से पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए आगे ये क्या है? ये क्या है? आपको ये पतला सा देखिएगा, काते काते ये झिल्ली लगा है, जो है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली, पहले कोशिका भित्ति बुझिए, कोशिका भित्ति।
कोशिका जो भित्ति होती है वो किस में पाया जाता है, तो वो केवल पेड़ पौधा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, पेड़ पौधा में। पेड़ पौधे कोशिकाएं, ये कोशिका के जितने भी अंग है उसको सुरक्षा देने के काम करता है। मान लीजिए अगर जी ये हम कोशिका झिल्ली को अगर जो हम हटा देंगे तो क्या इसके अंदर जो अभिकण है, माने इसके अंदर जो अंग है वो सब रहेगा ही, सही से नहीं रहेगा। मान लीजिए किताब अगर जो हम बैग में कुछ लेके जाते हैं, बैग में सेफ्टी रहता है और वही खुले लेके जाएंगे तो कुछ इधर हटाएगा कुछ इधर हटाएगा, तो उसको सेफ्टी देने का काम कौन करता है, तो वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति करता है। उसी प्रकार बुझिए कोशिका भित्ति ये किसकी कोशिका भित्ति सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा कौन देता है, तो कोशिका भित्ति देता है। कोशिका भित्ति ये केवल पेड़ पौधे को कोशिका में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, पेड़ पौधे कोशिका में। ये जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, लूलोज का बना होता है। कौन, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ये केवल पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाता है। और इसके अंदर थोड़ा देखिएगा, दो गो लकीर देखते होंगे, एक इधर से एक इधर से, पतला पतला। तो जो एक है कोशिका झिल्ली, क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड की कौन बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली। ये भी सुरक्षा देने का काम करता है। देखिए अभी आप नहीं समझते होंगे, कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे में क्यों लगाए, इसमें डबल लेयर होता है पेड़ पौधे में। क्यों, तो उसको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। कोई अगर आदमी गया तो उसको जानवरे बैठा तो उस पर कुछ गंदा कर देगा, उस पर डंक मार देगा, बहुत चीज़। कोई आदमी गया तो देखते रहेगा, एक लात दे देगा, तो उसको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। तो भगवान भी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा कोई पता नहीं, उनको डबल सेफ्टी दिया पेड़ पौधा, तो उसमें डबल लेयर चढ़ा दिया। किसका, कोशिका भित्ति। जैसे अपना बाजार जाते, दुकान जाते हैं तो कुछ चीज़ जैसे कि कुछ जैसे तेलिया चीज़ जानते हैं, जैसे तेल लेते हैं, तेल अगर जो दुकान में खरीदते तो देखिएगा दुकानदार उसको डबल पन्नी में दे देता है, डबल। वहीं अगर जो आलू ले प्याज ले तो वो एक पन्नी में देता है। तो डबल पन्नी देने का मतलब क्या, तो उसको सेफ्टी उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेड़ पौधा का ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, उसको कोशिका भित्ति दिया। मानव में क्यों नहीं दिया डबल सेफ्टी, तो मानव अगर जो हर एक मौसम में, जैसे बरसात के ठंडी का मौसम है तो उसके लिए उसको अलग से कपड़ा आ जाता है, पहन लेता है। गर्मी में अलग से कपड़ा, बरसात में अलग से। लेकिन पेड़ पौधे को जाता है कपड़ा पहनाने के लिए तो उसको अलग से सेफ्टी चाहिए, मजबूती चाहिए, तो उसको कोशिका भित्ति दिया। और मानव को कोशिका झिल्ली दिया। हम जानेंगे कोशिका झिल्ली किस में होगा, सब इसको हम डिटेल जाने। अभी थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। आप देखिए, अब इसके अंदर का हम अंग देखते। तो कोशिका जो है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो आपको मिलेंगे। ऐसे देखिए कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेगा। ये सभी के बारे में हमको अब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। हम इसका एक चित्र आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, केंद्रक हो गया, तारक का हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके अलावे भी और सारे अंग हैं। तो पहले अब हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम चित्र से देखेंगे तो इसके अंदर एक संरचना बनी होती है, जिसको हम कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। जैसे हम लोग सांस अगर जे लिए तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, हमारे शरीर के अंदर में फेफड़ा में पहुँचता है, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में आया रहता है कौन, ब्लड
आया रहता है, बी ब्लड आया रहता है। ब्लड में भी कौन, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को जो हम सांस लेते हैं उसको कोशिका में पहुंचाता है। कोशिका में भी किस अंग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ ऑक्सीश्वसन होता है, वहाँ क्रेब्स चक्र चलता है और उसी से हमको ऊर्जा या कार्बन डाइऑक्साइड उसी ठून से निकलता है। तो ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, O2 माने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ जाता है, जैसे सांस लिए पहले फेफड़ा, फेफड़ा से ब्लड के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कहेगा ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ऑक्सीश्वसन जब होता है तो वहाँ एक चक्र चलता है जिस क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, कौन चक्र चलता है जी, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र जब चलता है तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP, 38 ATP का निर्माण होता है, 38 ATP का। 38 ATP मिलकर 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। ऊर्जा की प्राप्ति देखिए, पहले माइटोकॉन्ड्रिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, तो ऑक्सीश्वसन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या चीज़ का निर्माण हुआ, तो 38 ATP का। 38 ATP मिलकर हम ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा तो उसी से हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमको कितना ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो 4.22 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी। और दिन भर में हमको कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो 2500 कैलोरी ऊर्जा, 2500 कैलोरी। अगर आप 4 खजूर खा लीजिएगा ना, खजूर 4, तो आपको दिन भर के लिए एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कोशिका, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं शक्तिगिरी भी कहते हैं, क्योंकि यही ऊर्जा देता है। पावर कहेगा कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। शक्तिगिरी के नाम से कौन जानता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है, तो 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP मिलकर क्या होता है, तो एक ग्लूकोज का, 1 ग्राम ग्लूकोज। और 1 ग्राम ग्लूकोज से हम कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की। फिर से पूछते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद बताइए, पावर हाउस के नाम से कौन जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन और पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। किसने किया, अल्टमैन ने किया। अब हम ये देख लिए कोशिका को, माने कोशिका ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से। अब हम आगे का इसका अंग देखते हैं। आगे देखिए आगे हम देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो हो गया, ये क्या करता है, तो गोल्गी बॉडी जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गोल्गी बॉडी। इसकी जो खोज है ना, गोल्गी बॉडी को खोज किया कैमिलो गोल्गी। किसने खोज किया गोल्गी बॉडी, खोज कैमिलो गोल्गी। ये क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है। जो जैसे ऊर्जा बना इसको सभी अंग में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है गोल्गी बॉडी ही करता है, परिवहन। आप कहिए कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत अभी हमारे किस अंग का है, ऊर्जा की ज़रूरत किस अंग है, तो वो हमारा जीव का भी हमारे जीव को ऊर्जा की ज़रूरत है। लेकिन कोशिका पूरा शरीर में है कि नहीं है, और सभी जगह जहाँ जहाँ कोशिका होगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हर एक जगह ऊर्जा का निर्माण हो रहा होगा। लेकिन हर एक जगह हमको ऊर्जा बन रहा है, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता हर एक जगह नहीं है। अभी हम बोल रहे थे हमारे अभी जीव की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो कोई तरह है जो बाकी जो ऊर्जा बन रहा है उसको ट्रांसफ़र करके हमारे जीव को पहुंचाए, ताकि हमारा जीव तो छोटा है और यही अगर जो ऊर्जा ये तो ऊर्जा कम बनाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा तो
आदमी बोले नहीं पाएगा, तुतरा के बोलने लगेगा, तो इसको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई तो एक व्यक्ति रहना चाहिए ना जो पूरा शरीर ऊर्जा को टान कर हमारे जीव को ऊर्जा प्रदान करे। तो वो कौन प्रदान करता है? गोल्जी बॉडी। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जैसे कि किसान लोग खेती करता है, जैसे किसान लोग दूध उत्पादन किया, सेंटर पर दिया, सेंटर पर काम कौन दे देता है? तो किसान सेंटर पर पहुंचा देता है। लेकिन एक गाड़ी आता है सेंटर वाला, वो कहाँ? तो वो फैक्ट्री तक, दूध फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो गाड़ी करता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो ऊर्जा बना दिया। अब ऊर्जा को जो ट्रांसफर करने का काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी गोल्जी बॉडी जितना भी ऊर्जा बना, माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी ऊर्जा बनाए, उसको गोल्जी बॉडी जिस अंग को ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको वो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पहुंचा देता है। गोल्जी बॉडी पहुंचे तो पूछेगा गोल्जी बॉडी का क्या काम है? तो ये परिवहन करने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। परिवहन करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। अब हम देखते हैं एक और इसमें कोशिका के अंदर संरचना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देख लिए, गोल्जी बॉडी देख लिए। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके बारे में देखते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये जो है यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये शरीर के अंदर कंकाल का काम करेगा, कंकाल तरह काम करेगा। कहिए कैसे कंकाल? ये जो है कंकाल की तरह कैसे काम करता है? ये कोशिका को पचकने नहीं देता है। कोशिका के अंदर जितना भी अंग है उसको माने कोशिका को एक संरचना देता है, उसको इधर से उधर। जैसे कि मान लीजिए घर बनाए तो घर को कौन टिका के रखता है? माने किस पे अड़ा रहता है? तो उसको मेन सेफ्टी कौन देता है? तो पिलर देता है ना। पिलर कंकाल की तरह काम करता है। माने ऊपर को छत को नीचे गिरने कौन नहीं देता है? तो पिलर और दीवार नहीं देता। उसी प्रकार कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे अंग है। अगर जी इसमें कोई कंकाल अगर जो पिलर की तरह काम नहीं करेगा तो ये सब आपस में क्या करेगा? आपस में टकरा जाएगा, पचक जाएगा, टूट जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जो कंकाल की तरह काम करता है। कोशिका के जितने भी अंग इसको पचकने उचकने मैंने कोशिका के एक शेप साइज प्रदान कौन करता है? तो अंतः परदवी, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में ER कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता कहेगा कि कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता कौन देता है? तो वो कौन है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये कोशिका का कंकाल भी कहेगा। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं। अब ये देखिए, ये तो हम बुझ गए कोशिका कंकाल किसको कहते? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कोशिका के अंदर कंकाल कहते हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार नहीं, दो इसका भाग होता है। पहले देखिए, पहला जो भाग है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो भाग है। एक भाग है स्मूथ, माने एक भाग है चिकना भाग रहेगा, और एक भाग कैसा है? खुरदुरा भाग है। पहला कौन भाग है? स्मूथ। स्मूथ बुझिएगा, R से रफ वाला भाग। कौन भाग? रफ भाग। जो स्मूथ भाग है, देखिए इधर से आप देखिएगा, इधर वाले भाग को देखिएगा तो ये स्मूथ सॉफ्ट आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन इस पे देखिएगा तो बुंदका आपको कुछ दिखाई पड़ता। जो स्मूथ वाला भाग है ये वसा का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? वसा का। और जो रफ वाला भाग है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का। लेकिन हम गलत बोले, प्रोटीन का ये निर्माण रफ वाला भाग नहीं करता है, बल्कि इस रफ वाले भाग पर धब्बे खुरदुरा टाइप की संरचना जो देख रहे हैं, ये खुरदुरा टाइप की संरचना देख रहे हैं, इस पे क्या है? तो ये है राइबोसोम। क्या है इस पे? राइबोसोम। क्या है जी? तो राइबोसोम है।
राइबोसोम क्या है? खुरदुरा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदुरा वाले भाग पर राइबोसोम पाया जाता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भाग हो गए? 2 भाग। मैंने कितने भाग? तो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं चिकनी अंतःपर्दबी जालिका, एक खुरदरी अंतःपर्दबी जालिका। चिकनी अंतःपर्दबी स्मूथ यार क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो वसा का निर्माण करता है। और जो रफ वाला भाग है वो वसा प्रोटीन का निर्माण ना कर उस पे जो खुरदुरा टाइप का जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछेगा, राइबोसोम को इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा अंग होता है कोशिका के अंदर, सबसे जंतु कोशिका का न सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। प्रोटीन का निर्माण किसने किया? राइबोसोम। आप देखिएगा राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। कौन होता है? इसको 1 मिनट रुकिए। 70S एक हो गया, कौन? 70S। एक हो गया 80S राइबोसोम, एक 70S राइबोसोम और एक 80S। 70S क्या बताते हैं? एस जो बताता है ये बताता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या हो गया? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि एक बोतल ले लिए, दोनों में पानी भर लिए, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है। इसमें अगर जो हम कागज़ ले लिए, एक कागज़ का टुकड़ा है, एक और लोहा का टुकड़ा है। इसको मान लीजिए अगर जो हम इस डब्बा में, इस गिलास में, कांच में अगर जो हम लोहा का टुकड़ा अगर जो गिराए वो जल्दी यहाँ पर पहुँचेगा, या कांच ये कागज़ का टुकड़ा लेंगे वो पहुँचेगा जल्दी? तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वही पहुँचेगा नीचे, जल्दी पहुँचेगा ना। तो वही होता है ये एस का मतलब। एस वाला जो 70S है इसका मतलब ये क्या है? हल्का है। और 80S क्या है? ये भारी है। तो प्रोटीन राइबोसोम को कितने प्रकार? 70S और 80S। 70S जो होता है वो हल्का होता है और हल्का होने के कारण ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S भारी होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आगे बताएंगे, पहले आप इतना समझिए। जो 70S होता है ये हल्का होता है और 80S भारी होता है। पहले बुझे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितना भाग? 2 भाग। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसा का निर्माण हुआ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S हल्का होता है, 80S भारी होता है। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जो खुरदुरा वाला भाग देखते हैं वो क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो कोशिका को पचकने नहीं देता है, उसको एक शेप साइज देता है। आंतरिक कंकाल का काम कौन करता है कोशिका के अंदर? तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं? तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। अब हम अगला भाग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे जो ये है इसी फोटो आ गया है 2 दा। चलिए यह भी है क्या? अंतःपर्दबिक जालिका। ये खुरदुरा वाला भाग जो देखते वो क्या है? तो वो है राइबोसोम। और ये स्मूथ वाला भाग स्मूथ जो वसा का निर्माण करेगा और ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। अगला क्या है? चलिए अगला राइबोसोम भी हम देख लिए। राइबोसोम का भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका भी प्रकार पढ़ेंगे। राइबोसोम का प्रकार ये है, राइबोसोम का चित्र हो गया। अब हम देखते हैं राइबोसोम को बाद क्या? राइबोसोम का हम प्रकार भी देख लिए। ये होता है 70S और ये होता है भारी है। देखिए 70S थोड़ा क्या है? हल्का है और 80S भारी है। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में कौन पाया जाएगा? तो 80S
पाया जाएगा। देख लिए। अब हम आगे का पॉइंट हम देखते हैं। चलिए ये आगे वाला देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे देखते हैं तारक काय, जो जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है कि ये कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। विभाजन कौन करता है? तो वो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। हम पहले ही बता दिए सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा? तो वो होगा लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में। और नहीं होगा कहाँ कोशिका विभाजन? तो होगा ब्रेन में। ब्रेन में क्या कोशिका विभाजन होगा? ब्रेन में नहीं होगा कोशिका विभाजन। पूछेगा सबसे तेज कोशिका विभाजन, तो लीवर में। सबसे मैंने कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वो होगा ब्रेन में होगा। कोशिका विभाजन कहने का क्या मतलब है? जैसे कहीं शरीर है कट खोट जाएगा तो उसके बगल वाले जो कोशिका है उसको वैसा ही संरचना दे देता है, दूसरा कोशिका वैसे बना देगा तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाता है सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करता है। आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम के अलावे। अब आता है लाइसोसोम। कौन आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को नाम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर बात बुझी, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। देखिए पहले ऐसे आप समझिए। देखिए ये कोशिका हो गया, कोशिका। इससे पहले आप न्यूक्लियस एक बार पढ़िए तब बताएंगे इसके बारे में। न्यूक्लियस देखिए ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक। केंद्रक का भी कार्य आप समझ जाइए। ये कोशिका हो गया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद हो गया गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया, ये क्या चीज़ का ऊर्जा निर्माण किया? जो ऊर्जा बना है इसको परिवहन कौन किया? गोल्जी बॉडी। अंतःपर्दवी जालिका, ये कंकाल का काम किया। अब देखिए कोशिका लेकिन ये दिमाग जो है ना, न्यूक्लियस को कहा जाता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे अपना घर में परिवार में बहुत सारे आदमी रहते हैं लेकिन कोई उसका मुखिया रहता है ना, उसी के अंदर पापा या मम्मी के कहने के अंदर कोई भी काम करता है, कोई एक गार्जियन होता है जो उसी का आदेश से पूरा काम किया जाता है। उसी प्रकार कोशिका का ब्रेन माने कोशिका पावर कौन किसी का आदेश देता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? ऊर्जा बनाने। तो कौन आदेश देता है कि तू माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा का निर्माण करेगा? गोल्जी बॉडी को कौन आदेश देता है? तू परिवहन करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन आदेश देता है कि वसा का निर्माण, प्रोटीन के निर्माण? तो आदेश देता है कौन? तो न्यूक्लियस आदेश देने का काम करता है। इसलिए इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो दिमाग कहा जाता है। इसकी जो केंद्रक है, केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक को खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? तो वो कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। अब देखिए ये नियंत्रण कोशिका को नियंत्रित करता है तो न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस बुझ गया। अब देखिए अगर जो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं करेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा बनाना, ये कहेगा नहीं हवा ऊर्जा हम नहीं बनाएंगे, तो न्यूक्लियस तो आदेश देगा, कहेगा कि काहे नहीं देगा, काहे नहीं बनाएगा, तो कहेगा नहीं हमारा मन, हम नहीं बनाए। तो इसको तो कोई तो दंड देने वाला कोई रहना चाहिए ना, जो दंड दे कि नहीं तू बनाएगा, नहीं तो तुमको, जैसे कि अगर जो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा कौन देता है? तो जज देता है, जज देता है। लेकिन किससे दिलवाता है? फांसी अगर सजा सुझाना है तो किससे सुनवाता है? तो वो जल्लाद से सुनाता है। तो वही बुझिए न्यूक्लियस जो है ये जज है और ये लाइसोसोम है जल्लाद है। क्या है? जल्लाद। अगर जो कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी अंग अगर जो काम नहीं करता है तो वो लाइसोसोम क्या करेगा? उसको न्यूक्लियस की करेगा, उसको पहले समझाएगा, बुझाएगा कि ऐसे ना करो, इसको तुम बनाओ। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा नहीं हम नहीं बनाएगा, तो उसको कोई तो एक रहना चाहिए। तो लाइसोसोम की जाकर कहेगा कौन? तो न्यूक्लियस कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है। तब लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम।
जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है वो क्या करेगा, इस पे माइटोकॉन्ड्रिया के बगल में जाएगा, कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है, हमसे जवान लड़ाता है। तो कहेगा कि हाँ जवान लड़ाएंगे। तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम उसके देह पर छिड़क देगा। जखने लाइसोसोम छिड़क देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब उसी प्रकार का जो कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो वो नष्ट करने का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। मान लीजिए कि सब न्यूक्लियस अगर जो सब कोशिका के अंदर जितना भी अंग है वही सब कोई नहीं काम करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेगा कि हम कंकाल का काम नहीं करेंगे, गोल्जी बॉडी कहेगा हम परिवहन नहीं करेंगे, वैक्यूल्स करेगा हम पानी के स्टोर नहीं करेंगे। तो ये जो लाइसोसोम न्यूक्लियस पहले सब समझाएगा, नहीं समझेगा तब लाइसोसोम भी समझाएगा। लाइसोसोम कहेगा नहीं आप लोग करिए, ऐसा नहीं करेगा तो ये कहेगा हमारा बात कोई मानवे नहीं करता है, ये अपने आप को ही फाड़ लेगा। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब ये अपने आप को फाड़ेगा तो इसमें मान लीजिए कोई पानी का बोतल रहेगा, उसमें पानी भरल रहेगा, अगर जो ये फटेगा तो चारों बगल छितरा जाएगा। उसी प्रकार लाइसोसोम में क्या था, जल अपघटक एंजाइम है, कोशिका झिल्ली से पैक है, अगर ये फटेगा तो इसके अंदर जितना भी अंग है वो सब पर चल जाएगा। और लाइसोसोम ऐसा एंजाइम रहता है, उसका जो एंजाइम जिस पे लग गया वो मर जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो ये अपने आप को ही फाड़ लेगा। और जब ये अपने आप को फाड़ेगा तो कोशिका के अंदर जितना भी अंग है, चाहे वैक्यूल्स हो, सेंट्रोसोम है, सब का सब मर जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की भी थैली कहेगा एटम बम के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाइसोसोम। वैक्यूल्स का काम देखिए, वैक्यूल्स जो है पानी के स्टोर करता है, वैक्यूल्स जो है क्या करता है, पानी के स्टोर। ये जो है ये आगे जो शरीर में आगे जो पानी की माने शरीर में जैसे पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है, पेट में तो कुछ ही मात्रा, आगे जो पेटे में सब पानी जाता तो दौड़ते तो डोलता पेट, आवाज़ करता पर लेकिन वैसे आवाज़ करता है नहीं करता है, वो मेन रूप से चला जाता है किस में, तो वैक्यूल्स में चला जाता है। वैक्यूल्स में बताएंगे पानी के स्टोर कौन करता है, तो वैक्यूल्स करते हैं। सेंट्रोसोम को क्या काम बताया, ये कोशिका का विभाजन करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, जो क्या करता है पूरा कोशिका का नियंत्रण करके रखता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो वो न्यूक्लियस करता है। अगर जो कोई भी कोशिका मर गया कट गया, माने ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया तो लाइसोसोम बोल दिए काम नहीं करेगा तो ये मार देगा, फिर से किसको आदेश देगा, न्यूक्लियस, फिर तो जरूरत है ना ऊर्जा बनाने की, तो न्यूक्लियस की करेगा, सेंट्रोसोम का आदेश देगा कि सेंट्रोसोम जाओ और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करो और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। न्यूक्लियस आदेश देगा किसको, सेंट्रोसोम का आदेश देगा कि जाओ तू बनाओ, लेकिन इसको सेंट्रोसोम को मदद कौन करेगा बनाने में, तो राइबोसोम, राइबोसोम मदद करेगा और न्यूक्लियस आदेश देगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा। ये भी बताया लाइसोसोम अगर जो लाइसोसोम का अगर जो कोई बात नहीं मानेगा, सब आप मान लीजिए कि जैसे लॉकडाउन आरी होल था तो उसमें पुलिस सबको मार रहा था धाए धाए, अगर जो उसी में अगर जो मान लीजिए कि मारा हुआ पुलिस एक लाठी मारा होगा, वो कोशिका के अंदर में जितने भी अगर जो एक बार अगर हम कहीं पर मार देते हैं, किसी भी जैसे हाथ है, हाथ पर एक बार मार दे तो उसके बहुत सारे कोशिका मर जाता है। कोशिका अगर जो मर जाएगा तो कोशिका के जितने भी अंग है वो भी मर जाएगा। तो कोशिका की साफ सफाई काम कौन कर रहा था, लाइसोसोम करता है। अब कोशिका के अंदर लाइसोसोम ही मर गया, लाइसोसोम अगर जो मर जाएगा तो बगल के जो कोशिका है वो सब झांकेगा, तो ये क्या हो गया, तो उसमें जो लाइसोसोम है वो थोड़ा थोड़ा छिटक देगा और जो साफ धीरे धीरे होने लगेगा। तो ये लाइसोसोम को काम है। अब हम आगे देखते हैं, एक देखिए एक और कोशिका के अंदर अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं क्या, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा कोशिका है उसी में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाएगा। जो ये पादप को ये उसका सबसे बड़ा कोशिका का अंग है, पेड़ पौधा का सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन है, तो वो है प्लास्टिड। अब हम लवक के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लवक, ये आप एक बार संरचना देख लीजिए तब हम आपके इसके बारे में हम बताते हैं। हम क्या कहें इसको, लवक कहें।
क्या कहे, लवक, इसको इंग्लिश में क्या कहे तो प्लास्टिड कहे, क्या कहे, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। ये जो है ये 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप का। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाता है, उसका सबसे बड़ा अंग है। तो सबसे इसका पहला प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट। उसके बाद है करोमोप्लास्ट, करोमोप्लास्ट, करोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। क्या कहते हैं इसको? अवर्णित लवक। और इसको कहते हैं वर्णित लवक, वर्णित लवक, वर्णित लवक। देखिए पहले लवक को कितने भागों में बांटा गया? 3, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, करोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, करोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। अब देखिए इसका काम देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये पेड़ पौधा में भोजन का निर्माण कौन करता है? तो ये कौन निर्माण करता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन निर्माण कौन करता है? भोजन का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, भोजन का निर्माण। और ये कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाएगा, पत्ती में और तना में पाया जाएगा, पत्ती में और तना में पाया जाएगा। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। ये भोजन निर्माण कौन करता है? तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में और तना में। उसके बाद देखिए अवर्णित लवक, ये क्या करता है कि ये माने क्या होता है? नहीं, वर्णित माने वर्णित माने क्या? तो रंग, जिसमें कोई रंग न हो, इसमें कोई रंग नहीं होता है। वर्णित लवक ये भोजन को संग्रह करता है। ये पहले भोजन बना है, इसको संग्रह कौन करता है? इकट्ठा कौन करके रखता है? संग्रह करके। स्टोर कौन करता है? स्टोर, STOR, स्टोर कौन करता है? तो वो अवर्णित लवक करता है। ये जड़ में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ स्टोर पेड़ पौधा कर सकता है भोजन? जड़ में और फल, जड़ में, तना में, इस सब में स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद आता है वर्णित लवक। वर्णित लवक है, वर्णित माने क्या हो गया? तो रंग। ये रंग प्रदान कौन करता है? किसी रंग प्रदान, पेड़ पौधे को या फल को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है। इसी कारण आप पढ़िएगा टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है लाइकोपेज के कारण। 3-4 है, हम इसको आपको PDF में दे देंगे। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? तो बीटानोन के कारण। फलों का रंग पीला क्यों होता है? तो जेंथोफिल के कारण। यह भी पढ़िएगा। पहले हम क्या देखें? पहले इसमें देखें लवक, जिसको प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, करोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम? भोजन निर्माण किया। अब ये भोजन जो निर्माण कर दिया पेड़ पौधा, उसको स्टोर भी करना है, क्योंकि पतझड़ के मौसम आएगा तो उसमें भी स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करने का काम कौन करता है? संग्रह, ल्यूकोप्लास्ट, जो कहाँ पाया जाता है? जड़ में और तना में। करोमोप्लास्ट क्या करता है? तो पेड़ पौधे को या फल को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो वो करता है करोमोप्लास्ट। रंग प्रदान कौन करेगा? तो करोमोप्लास्ट। स्टोर कौन करेगा? तो ल्यूकोप्लास्ट। और भोजन कौन बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट, रंग प्रदान करेगा भोजन में करोमोप्लास्ट। ये बुझ गए। अब रंग वाला ये थोड़ा याद करना बोल देते हैं, आपको हम PDF दे देंगे। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेज। मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेज। गाजर का रंग लाल तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल बीटानोन के कारण। फलों का रंग पीला क्यों होता है? तो जेंथोफिल के कारण होता है। ये तो आपको हम बता दिए, कोशिका का हम बता दिए। अब हम एक बार सारांश एक बार देख लेते हैं। कोशिका पूरा एक बार हम सारांश देख लेते हैं। ये देखिए कोशिका के अंदर, देखिए कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग थे। उस सभी के बारे में हम एक बार डिटेल से देख लिए। पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम था? तो ये ऊर्जा का निर्माण करता था।
इसको ऊर्जागृह, शक्तिगृह, पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद आया गोल्जी बॉडी जो परिवहन करने का काम करता था। पेड़ पौधे में परिवहन, ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कौन काम करता है, तो गोल्जी बॉडी। उसके बाद आ गया राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका कंकाल किसको कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके ऊपर में क्या पाया जाता है, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। उसके बाद आ गया मान लीजिए वैक्यूल्स, पानी के स्टोर कौन करता है, तो वैक्यूल्स करता है। उसके सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, तो कोशिका का विभाजन करता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, तो ये कोशिका का दिमाग नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो वो न्यूक्लियस करता है। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम किस आत्महत्या किसको हम थैली भी हम कहते हैं, आत्महत्या किसको थैली हम कहते हैं। प्लास्टिड जो पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाएगा, जो भोजन, इसका 3 कैटेगरी होता है। ये भोजन निर्माण भी करेगा, भोजन को स्टोर भी करेगा और भोजन में रंग भी प्रदान करने का काम कौन करता है, तो प्लास्टिड ही करता है। प्लास्टिड भोजन का निर्माण कैसे करेगा, कौन विद्युतीय हम प्रकाश संश्लेषण को जब पढ़ेंगे तब उसमें हम जानेंगे। अब हम एक ओवरऑल इसको हम देख लेते हैं कैसे, तो हम देख लेते हैं क्या चीज़ एनिमल में पाया जाएगा और क्या चीज़ प्लांट सेल में पाया जाएगा, दोनों में कॉमन। तो देखिए इधर से आप देखिएगा, इधर जो लिखे एनिमल, एनिमल जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका, और ये प्लांट सेल पादप कोशिका, पेड़ पौधे के कोशिका में। देखिए हम 2 गोला बनाएंगे। जो इधर वाला भाग है ये केवल पेड़ पौधे में ही पाया जाएगा, और जो इधर वाला भाग है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, और जो बीच वाला जो भाग है वो दोनों में पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। तो बताइए जंतु कोशिका जो होता है ये छोटा होता है, इसका अंतर आप बता रहे हैं। जंतु कोशिका कैसा होता है जी, तो छोटा होता है, स्मॉल होता है। कैसा होता है, छोटा। जंतु कोशिका कैसा होता है, छोटा। लेकिन पादप कोशिका, पेड़ पौधे कोशिका देखिएगा तो वो कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा, लार्ज होता है, बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल। जंतु कोशिका गोल होता है, अब पादप कोशिका चौकोर होता है। कहेगा क्वेश्चन पादप कोशिका कैसा होता है, तो चौकोर होता है। इसका जो वैक्यूल्स होता है, जो पानी स्टोर जो करता है, वो भी इसका जंतु कोशिका, आप ही दिमाग लगाइए, जानवर में माने जंतु कोशिका में, मनुष्य में पानी स्टोर वैक्यूल छोटा रहेगा कि पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में बड़ा रहेगा, वैक्यूल्स में छोटा रहेगा जंतु कोशिका। तो इसका वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। छोटा मैंने डाउन कर दिया, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। क्या होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सीलिया, इन्हें बताया, सीलिया फ्लैजिला नहीं बताए, और लाइसोसोम। देखिए सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला न ऐसे करके बाल तरह संरचना पाया जाता है जो कोशिका के एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। इधर से उधर कोशिका के चलने में, डगरने में सीलिया फ्लैजिला मदद करता है। सीलिया जो होता है थोड़ा छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। जैसे पहले सी पहले आता है, एफ बड़ा होता है। सी छोटा होता है, सी आता है 3 नंबर पर, एफ आता है कितना नंबर पर, 6 नंबर पर आ जाता है। तो सी बड़ा कि एफ बड़ा, एफ बड़ा, तो एफ फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है, जो चलने में, डगरने में मदद करता है। तो बताइए पेड़ पौधे को पेड़ पौधे कोशिका इसका माने किधर सुधर जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो इसमें सीलिया फ्लैजिला नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला और एक लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। इसमें पाया जाएगा क्या, तो इसमें पाया जाएगा सेल वाल। सेल वाल हम बता रहे, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहे थे, ये केवल और केवल पेड़ पौधे के कोशिका में ही पाया जाएगा। और एक है प्लास्टिड, जिसको हम लबक कहे, जो 3 प्रकार का है, वो भी किस में पाया जाएगा, तो केवल और केवल किस में पाया जाएगा, तो वो पेड़ पौधे के कोशिका में ही पाया जाएगा। पहला की बताएं, जंतु कोशिका छोटा होता है, ये बड़ा, पेड़ पौधा कोशिका बड़ा होता है। जंतु कोशिका गोल होता है, ये चौकोर होता है। इस जंतु कोशिका का वैक्यूल्स छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि
पेड़ पौधे के कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, ये पाया जाएगा। अब हम देखते हैं अगर ये वाला जो भाग लिखे हैं ये केवल और केवल पेड़ पौधे के ही कोशिका में पाया जाता है। जो इधर वाला हम लिखे ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब हम जो बीच जो हम लिखेंगे वो केवल और केवल जो बीच में अब हम लिखेंगे वो दोनों में पाया जाएगा। तो दोनों में क्या पाया जाता है? तो पहला बात हम बताएं कि दोनों में सबसे पहले देखिएगा तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो वो दोनों में पाया जाएगा। झिल्ली किस में? दोनों में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाएगा क्योंकि दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता है। तो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। उसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम भी पाया जाएगा, और राइबोसोम जो पाया जाएगा वो 80S पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? 80S। और इसमें गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। उसके बाद सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। ये सभी दोनों में पाया जाएगा। तो हम पहले बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बताइए दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, राइबोसोम दोनों में, 80S राइबोसोम पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है, इसका ये गोल होता है, इसका वैक्यूल छोटा होता है। इसमें सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है। ये बड़ा होता है, ये चाकोर होता है, इसका वैक्यूल से बड़ा होता है, सेल वाल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाएगा। इसमें याद रखिएगा CPC, CF सीलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम, CFL इसमें याद रखिएगा, इसमें L याद रखिएगा। इसमें CPC एगो क्लोरोप्लास्ट ओकरे रहा, इसमें याद रखिएगा CPC, इसमें CFL। ऐसे करके आप इसको हम PDF आपको हम देंगे। अब हम देख लेते हैं इसके कोशिका का हम प्रकार देख लेते हैं। कोशिका प्रकार, ये सब अंग है इसका। देखिए कोशिका दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तो एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और होता है एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो विकसित होता है, इसमें बहुत कम ही अंग होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो विकसित कोशिका होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका को भी दो भागों में बांटा गया, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। इसमें जंतु कोशिका भी इसी के अंतर्गत आता है और पादप कोशिका भी इसी के अंतर्गत। तो हम लोग भी और पेड़ पौधा भी किसके अंतर्गत आएगा? यूकैरियोटिक अंतर्गत। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन आएगा? तो जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे सूक्ष्म जीव, कोरोना वायरस, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक को अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है और ये विकसित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? ये विकसित कोशिका होती है। तो हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन अंग पाया जाता है। तो देखिए ये जो है, ये देखिए ये कौन कोशिका है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत ही कम अंग पाया जाएगा। उसमें मान लीजिए ये सेल वाल दे देगा, सेल वाल देखते हैं, ये सेल वाल हो गया। इसमें हो जाएगा एक सेल वाल होने के बाद साइटोप्लाज्म जो कोशिका झिल्ली है वो हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव हो जाएगा, कोशिका द्रव। उसके बाद इसमें राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएगा, राइबोसोम, न्यूक्लियस केंद्रक मिल जाएगा, सीलिया, फ्लैजिला मिलेगा, बस इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और राइबोसोम में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन पाया जाएगा? तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा। कौन राइबोसोम? 70S राइबोसोम। और इसमें यूकैरियोटिक में देखिए तो इसमें तो बहुत सारे अंग मिलेगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सभी अलग अलग आपको मिलेगा। तो हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं किसमें क्या चीज़ पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा। तो देखिए ये देखिए ये कौन है? तो देखिए
इसमें देखिए जो ये होगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा, ये कैसा होगा तो छोटा होगा, छोटा होगा। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, इसके ओवर एक झिल्ली पाया जाता है, जो एनवलप झिल्ली इसमें नहीं पाया जाएगा, झिल्ली में तो झिल्ली एब्सेंट रहेगा। उसके बाद इसका जो शोषण होगा, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका शोषण किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करता है, और ये करता है जीव द्रव हम बताते हैं क्या होता है, ये जीव द्रव के द्वारा करता है। और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा, और इसमें अलग से तुलना अगर जो कर दिया जो इसमें नहीं होगा, तो ये बड़ा होने के साथ साथ इसमें जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक पर झिल्ली पाया जाएगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से शोषण होगा, इसमें जीव द्रव होगा, और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा, इसमें 70S, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा। एक बार और हम अच्छा देख लेते हैं दोनों में कौन कौन चीज़ कॉमन है और कौन कौन अलग है। उसके लिए हम एक और बनाते, इधर जो हम लिखेंगे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये यूकैरियोटिक कोशिका। कौन कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए इसमें पाया जाएगा, बाहर से इसको चलने की ज़रूरत है तो सिलिया फ्लैजिला पाया जाएगा, सिलिया फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा। उसके बाद इसमें सेल वाल भी पाया जाएगा, सेल वाल पाया जाएगा, सेल वाल कोशिका भित्ति इसमें भी पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा वो कौन पाया जाएगा, तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कवर नहीं पाया जाएगा। इसमें DNA और DNA RNA आगे हम पढ़ेंगे, वो केंद्रक में रहता है, केंद्रक में रहेगा। और इसमें कोशिका शोषण किसके द्वारा होगा, तो जीव द्रव के द्वारा होगा। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, हाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें होगा। उसके बाद देखिए इसमें यूकैरियोटिक में भी सिलिया फ्लैजिला होगा, सिलिया फ्लैजिला इसमें भी होगा, सिलिया और फ्लैजिला इसमें होगा। और सेल वाल भी होगा, सेल वाल दोनों में होगा, सेल वाल होगा। उसके बाद देखिए सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी इसमें होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम होगा, लेकिन इसमें कौन होगा, 80S राइबोसोम होगा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा यूकैरियोटिक में, और न्यूक्लियस होगा, और इस पर कवर भी होगा। इसमें DNA होगा, DNA। उसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, इसमें जीव द्रव भी होगा। ये सभी इसमें पाया जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये छोटा होगा, ये और ये माने कि ये अविकसित होता है, छोटी होती है, और ये बड़ी होती है। उसके बाद ये सब इसमें बता दिए। इसका अंतर, ये कौन हो गया, प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होते। प्रोकैरियोटिक अविकसित और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका, इसका भी दो कैटेगरी है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका है। इसका दो प्रकार है। अब ये आप देख लिए। आगे अब हम एक बार हम क्या करें, कंप्लीट इसका हम रिवीजन कर देते हैं, देखिए सबसे पहले बताइए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के दो पार्ट, एक है जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है सेल कोशिका की शरीर की सबसे छोटी कहीं कोशिका है। कोशिका सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो जाएगा, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगा। यही बताया, स्पर्म हो गया सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। यह अलग अलग कोशिका है।
सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होगा। सबसे कम विभाजन ब्रेन में होगा, ब्रेन में विभाजन होबे नहीं करेगा। कोशिका का अंग है प्लाज्मा जो कोश। अब एक पॉइंट और देखिए, ये देखिए ये कोशिका है और ये केंद्रक है। तो कोशिका का अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव कहते हैं। और ये दोनों द्रव जब मिल जाता है तो इसको कहते हैं जीव द्रव। कौन द्रव कहते हैं? जीव द्रव। अगर जैसा इसमें अगर जीव द्रव में एक पानी रहता है, 80% पानी रहता है, इसमें 1% पानी की कमी आ जाएगा तो आपको प्यास लगेगा, और 10% की पानी की कमी हो जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जीव द्रव सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिका सूखने से भी बचाता है कौन? तो जीव द्रव ही बचाता है। इसको हेक्सले नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया जीवन का आधार। अगर जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अगर जो मर गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना काम चल जाएगा। लेकिन जीव द्रव मर जाएगा तो कोशिका के अंदर जितना भी अंग है वो सूख जाएगा, सब सूख जाएगा, और सूख जाने के बाद सब मर जाएगा। और इसका एक और भी है, अगर जो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, अगर जो वैसा ही रहेगा तो सब आपस में टकराएगा, माने कि इधर से उधर होगा। तो इसमें अगर जो हम पानी लिक्विड भर देंगे तो अपना जगह पर ये फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बाल्टीन में लोटा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए और चम्मच ले लिया, लेकर दौड़िएगा तो अब सब ढन 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 करेगा। लेकिन उसी में अगर हम पानी भर लेंगे तो क्या वो आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार कोशिका के अंदर लिक्विड भर दिया जाता है ताकि कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं वो सुरक्षित रह सके। और केंद्रक के अंदर भी द्रव भर जाता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी अब आगे वाला वीडियो में पढ़िएगा DNA होगा, RNA होगा, ये सब। इसमें भी कुछ अंग है तो इसमें भी टकराए नहीं, इसलिए इसमें लिक्विड भर जाता है जिसको कहते हैं केंद्रिका द्रव कह देते हैं। तो दोनों द्रव को रहना ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ आदमी पहले देखा कि अगर हम कौन अंग है जो खींच लेंगे निकाल लेंगे तो कोशिका का क्षति उतना नहीं होगा। तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया निकाला तो ऊर्जा नहीं बना पाया, तो कुछ निकाल के चेक किया। लेकिन कोई एक वैज्ञानिक और आया जिसको जितना भी जीव द्रव है, मैंने जितना भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव उसको ही खींच लिया, तो सारे कोशिका मर गया। सारे कोशिका का मर गया, तो कोशिके मर गया, पूरा अंग मरा तो कोशिके खत्म हो गया। उसी प्रकार न्यूक्लियस को भी खींच दिया कि अंदर जितना भी द्रव है न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका द्रव, उसको जब निकाल लिया तो उसमें भी जितना DNA RNA वो भी गुणसूत्र क्रोमोसोम ये सारे मर गए। तो तब वो सब इस निष्कर्ष पर आया कि दोनों द्रव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको नाम दे दिया जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीवन का आधार किसको बताया? तो जीव द्रव। कौन बताया? तो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का आधार, इसी पर अटका है जीवन। ये इसी में ना पानी रहता है, पानी ये जो आता है 80% पानी इसमें रहता है। इसके जो बाकी जो वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जागिरी कहते हैं। शक्तिगिरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका, मैंने इसको हिंदी में वैक्यूल्स को कहते हैं, जो रसधानी पानी के स्टोर करता है। ये पेड़ पौधे में बड़ा होता है, ये पेड़ पौधे के कोशिका में बड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, 70 स्मूथ यार और रफ वाले भाग पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मूथ वाला भाग चिकना होता है जो वसा का निर्माण करता है। केंद्रक ब्रेन जो कंट्रोल करता है, कोशिका विभाजन करता है। ये सब आपको हम देख लिया। आगे के जो वीडियो लाएंगे हम उसमें कंप्लीट जान लेंगे किसके बारे में। देखिए आगे वाला में हम जानेंगे DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र ये देख लेंगे। उसके बाद सेल डिवीज़न देखेंगे। सेल डिवीज़न बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है, 1 नंबर 2 नंबर फिक्स रहता है। सिंड्रोम छोटा टॉपिक है, उसको हम निपटा देंगे। पहले जंतु कोशिका देख लेते तब हम पादप कोशिका के बारे में, मैंने पहले हम जंतु जूलॉजी पढ़ लेते तब हम बॉटनी पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में जो भी कमी, इस वीडियो में बहुत सारे कमी है जो हम PDF नहीं निकाले, ये आप कहिएगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको PDF हम टेलीग्राम पर या इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इसका PDF आगे का जो वीडियो आएगा उसका हम इंतज़ार करिए, उसको हम वीडियो
प्लेलिस्ट तरह हम एक तरह से पूरा वीडियो हम बना देंगे। आप उसको पूरा, इसमें कुछ कमी है अगले वाले वीडियो में इसको हम दूर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।